वेलकम है स्टूडेंट्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिक्स के लेक्चर 8 में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे मौलिक अधिकार है क्या, मौलिक अधिकार का ऐतिहासिक विकास क्रम क्या है और मौलिक अधिकार की विशेषताएं। हालांकि मौलिक अधिकार से संबंधित आर्टिकल 12 और 13 को हम लोग देख चुके हैं, लेकिन कुछ बेसिक बातों को जो मौलिक अधिकार के संदर्भ में है उसको समझना जरूरी है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 14 के बाद 35 से लेकर के। सबसे पहले यह है कि मौलिक अधिकार है क्या, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो मौलिक अधिकार है क्या, तो मौलिक अधिकार व्यक्तियों को मिलने वाले वह आधारभूत अधिकार होते हैं जो किसी स्वतंत्र देश के नागरिकों के बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं। ये ऐसे अधिकार होते हैं कि अगर इन अधिकार को प्रदान राज्य के द्वारा नागरिकों को प्रदान नहीं किया जाए तो उनका इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो राज्य के द्वारा ये अधिकार दिए गए हैं व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास के लिए, व्यक्तिगत विकास यानी कि बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास के लिए। ठीक है, ये अधिकार व्यक्ति को प्रदान करके राज्य इन्हें इनके डेवलपमेंट के लिए अवसर प्रदान करती है और राज्य से इन्हें सुरक्षा भी मिलती है। इस अधिकार में किसी प्रकार की ताकि हस्तक्षेप राज्य न कर सके। ठीक है, अब ये है कि इसका ऐतिहासिक विकास क्रम क्या है। तो अगर व्यक्ति के रूप में देखा जाए तो मौलिक अधिकार की मांग जो है सर्वप्रथम सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कांग्रेस के पुनः अधिवेशन में की थी 1895 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे 1895 ईस्वी में व्यक्तिगत रूप में सर्वप्रथम सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी कांग्रेस के पुनः अधिवेशन में। संगठन के रूप में बात करें तो सर्वप्रथम 16 ईस्वी में एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के दौरान, स्वदेशी आंदोलन के दौरान मांग की थी। संगठन के रूप में पहली बार होम रूल आंदोलन के द्वारा, अब व्यक्तिगत रूप में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। ठीक है, कॉमनवेल्थ बिल ऑफ इंडिया में भी मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। इसके बाद कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई थी, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा नहीं था। कांग्रेस पार्टी में कुछ ग्रुप था जिनके द्वारा ये डिमांड की, ये व्यक्तिगत था, ये कुछ ग्रुप था, लेकिन पूरा का पूरा कांग्रेस नहीं था। पूरी कांग्रेस पार्टी ने सर्वप्रथम जो मौलिक अधिकार की डिमांड करती वह करती 1931 ईस्वी में कांग्रेस के सर्वप्रथम कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग कांग्रेस पार्टी के द्वारा सर्वप्रथम की जाती है। कैबिनेट मिशन भी जो है वो भी मौलिक अधिकार का समर्थन करता है, लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य यह है 1935 ईस्वी के अधिनियम में मौलिक अधिकार का प्रावधान नहीं किया गया था। ठीक है, 1935 ईस्वी तक भारत में मौलिक अधिकार का प्रावधान नहीं था। ठीक है, इस यहाँ तक नहीं था तो स्वाभाविक है कि जब भारतीय संविधान लागू हुआ तभी से मौलिक अधिकार प्रदान किया गया। तो 3-4 फैक्ट है। पहले कि व्यक्तिगत रूप में मौलिक अधिकार का सर्वप्रथम मांग सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। संगठन के रूप में होम रूल आंदोलन के दौरान किया गया था। कांग्रेस पार्टी के द्वारा सर्वप्रथम जो डिमांड किया गया था 1921 ईस्वी के कराची अधिवेशन में। अब हम बात करते हैं कि मौलिक अधिकार की कुछ विशेषताओं के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं मौलिक अधिकार की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। पहला है संविधान के द्वारा प्रत्याभूत होते हैं, ये संविधान के द्वारा प्रदान किए गए हैं। दूसरा है संघीय विधायिका ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो मूल अधिकारों को छीनती हो अथवा कम करती हो, जो कि आर्टिकल 13 में इसकी चर्चा है, आर्टिकल 13 में। ठीक है, इसके बाद तीसरा नंबर न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रहरी के रूप में काम करती है। यह भी अनुच्छेद 13 में है, चूंकि न्यायिक पुनर्विलोकन का जो शक्ति प्राप्त होती है न्यायालय को वो अनुच्छेद 13 से ही होती है, न्यायिक पुनर्विलोकन की। ठीक है, तो प्रहरी के रूप में काम करती है। व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ जा सकता है। ध्यान रखेंगे मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ में जो है अनुच्छेद 32 और 226 के तहत क्रमशः सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ही जा सकता है, लोअर कोर्ट में हम लोग नहीं जाते हैं। ठीक है, और चौथा है मौलिक अधिकारों अत्यांतिक नहीं है, माने एब्सोल्यूट नहीं है, अर्थात देश और समाज के हित पर इस पर रीजनेबल बंधन लगाए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार ठीक है संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं, लेकिन अपने आप में ये एब्सोल्यूट नहीं है। इन पर भी कई परिस्थितियों में निर्बंधन लगाए जाते हैं, बंधन लगाए जाते हैं, बंधन लगाए जाते हैं, निबंधन नहीं बंधन लगाया जाता है। जैसे कि देख लीजिए राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 तथा संवैधानिक तंत्र की विफलता अनुच्छेद 356 के तहत 356 के तहत अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाते हैं। जहां पर जब भी राष्ट्रीय आपात लगता है 352 और संवैधानिक तंत्र की असफलता अनुच्छेद 356, ऐसी स्थिति में जो अनुच्छेद 19 है वो क्या है, कैसे हम लोग बात करेंगे इसके बाद के सेशन में। अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है, स्वतः अपने आप। इसके बाद नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति अनुच्छेद 19 के अलावा
सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। 19 तो स्वतः हो जाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति अगर 359 के तहत अगर आवश्यक समझता है तो अनुच्छेद 19 के अलावे सभी अनुच्छेद को निलंबित कर सकता है। सिर्फ दो अनुच्छेद को छोड़ करके, अनुच्छेद 20 और 21, मतलब कि किसी भी परिस्थिति में मौलिक अधिकार, दो मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते, 20 और 21। 20 मतलब अपराधों के दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और 21 से प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। तो अपराधों के दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किए जा सकते। ये अनुच्छेद 359 के तहत भी राष्ट्रपति चाहे तो अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं कर सकते। लेकिन इसके अलावा जितने भी आर्टिकल हैं वो सारे के सारे मौलिक अधिकार, जितने संबंधित अनुच्छेद हैं या जितने मौलिक अधिकार हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, निलंबित हो जाते हैं। ठीक है।